मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको सीधा बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, मनोरंजन पार्क में 50% लोगों की ही मौजूदगी होगी। मनोरंजन पार्क के लिए कहा गया है कि 50% लोग होंगे। शादी समारोह में भी 50 मेहमानों की उपस्थिति रहेगी। प्रदेश में आने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता की गई है। और आपको बताते चले कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 7 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन इसी के साथ पाबंदियां वो लगातार जारी रहेंगी। 50% लोगों की मौजूदगी होगी स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्कों में। और शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों की ही उपस्थिति रहेगी। प्रदेश में अगर आपको जाना है तो उसके लिए नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाना अनिवार्य रहेगा। ये गाइडलाइंस लागू की गई हैं। और साथ ही कोविड कर्फ्यू को 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कोरोना काल को देखते हुए कदम उठा रहे हैं और कोविड कर्फ्यू को बार बार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहते। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा भी गया है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, उसे देखते हुए तमाम तरह के कदम उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। कोविड कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ा दिया है ताकि किसी तरह की भीड़ कहीं बाजारों में एकत्रित ना हो सके या फिर कहीं बाहर भीड़ को ना देखा जा सके। कोविड कर्फ्यू लागू है और लोग भी सावधान और सतर्क नजर आते हैं। हमारे संवाददाता संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से उत्तराखंड में बढ़ा दिया गया है। जमीनी स्तर पर क्या हालात आप देखते हैं? देखिए सोनिका, उत्तराखंड में जिस तरीके से धीरे धीरे जो कोरोना के हालात है वो सामान्य होते नजर आते हैं, लेकिन देखिए बात अगर सरकार की करें तो सरकार अभी भी कोविड को लेकर के कोई लापरवाही उत्तराखंड के अंदर बरतने के लिए तैयार नहीं है। बात देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोविड की रफ्तार भले ही कम हो जाए, लेकिन जिस तरीके से जब तक ये बीमारी पूर्णतः खत्म नहीं होती तब तक सरकार कोविड में कोई ढील नहीं देगी। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में आपने देखा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित लोग उत्तराखंड के अंदर पाए गए, तो उसको लेकर के सरकार थोड़ा और ज्यादा अलर्ट मोड पे है। और आप देखेंगे कि इसकी एक अगर झलक की बात करें कि सरकार की जो एहतियातन किस तरीके से बरत रही है, तो आप देखिए कि जो उत्तराखंड की बात करें, देहरादून की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर कई प्रदेशों से ट्रेन आती है, जिसको लेकर के जो रेलवे स्टेशन की जो तैयारियां हैं वो देखिए कि वहां पर कोई भी यात्रियों को बिना टेस्टिंग के रेलवे स्टेशन से बाहर होने दिया जाता है। वहां पर पूरी इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी यात्री अगर ट्रेन से उतरता है तो सबसे पहले जो उसको पास होना होता है वो जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उससे पास होकर के वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर के कितना गंभीरता से कोरोना की गाइडलाइन का पालन लोगों से करवा रही है और जागरूकता अभियान अभी तक सरकार को लगातार कोरोना को लेकर के चला रही है। संचित, वैक्सीनेशन का भी जिक्र करिएगा, कहां तक वैक्सीनेशन पहुंच गया है? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने साफ तौर पे लक्ष्य रखा है कि दिसंबर तक उत्तराखंड को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। एक डोज लगभग सभी लोगों को लगा दी जाएगी, ये उनका लक्ष्य है। जिस लक्ष्य में धीरे धीरे उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड की प्रदेश की जनता वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि प्रतिदिन जो 662 वैक्सीनेशन केंद्र है वहां पर 1 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड जो कोविड का जो कहर है उससे धीरे धीरे उभर भी रहा है और साथ ही साथ जो उससे बचाव कार्य कोविड के नियम की जो प्रोटोकॉल होते हैं उनका भी पालन साथ ही साथ कर रहा है। आप देखिए कि कोविड की आपने देखा कि पहाड़ों में कितना कोरोना फैला, उसके बाद मैदानी क्षेत्रों की बात करें वहां पर भी, तो उसके बाद सरकार को तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कोरोना काल में कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से उत्तराखंड में बढ़ाया गया। बहुत शुक्रिया संचित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुख करते हैं। उत्तराखंड में इस वक्त सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और सियासी उठापटक भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि 2022 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।
दोनों पार्टियों की तरफ से आपको जानकारी दे दें, 3 सितंबर से कांग्रेस बीजेपी दोनों की यात्राएं होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है सीधे उत्तराखंड से। बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह-मात का खेल शुरू हो गया है। दोनों ही 2022 को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं और इसकी तैयारियों के मद्देनजर यात्राओं की शुरुआत की जा रही है। दरअसल इन यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 सितंबर से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही यात्रा होनी है। एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी तो दूसरी परिवर्तन यात्रा निकालेगी और दोनों ही इसके जरिए सीधा सीधा वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस वक्त शाह और मात का खेल भी शुरू हो गया है। 2022 अगले साल चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त आमने सामने हैं और दोनों ही 3 सितंबर को यात्राएं निकालेंगी। एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी जनता का आशीर्वाद देने के लिए, तो दूसरी परिवर्तन यात्रा निकालेगी उत्तराखंड में परिवर्तन के नाम पर, क्योंकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि उत्तराखंड में आने वाले साल में कांग्रेस ही सत्ता पे काबिज होगी। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इतिहास बदलेगा और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। हालांकि देखना होगा कि 2022 में सत्ता के लिए जनता किसका चुनाव करती है अगले 5 साल के लिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस वक्त सियासी उठापटक शुरू हो गई है और इस बीच देखा गया कि दल और बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी के एक नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। 3 सितंबर से शुरुआत हो रही है इन यात्राओं की। जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 2022 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां भी तेज हो गई है। दोनों ही आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार पर। महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल में जिस तरीके से फर्जीवाड़े हुए उसे लेकर के। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो भी दावे कर रही है वो झूठे हैं और एक बार फिर से बीजेपी वापस लौटेगी। लेकिन देखना होगा 2022 में कौन सत्ता पे काबिज होता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां इस वक्त तमाम राजनीतिक रणनीतियां बना रही हैं और 3 सितंबर को कांग्रेस और बीजेपी यात्रा निकालेंगे और उसके जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 2022 को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। अगले साल चुनाव होने हैं 2022 में उत्तराखंड में। हालांकि कई क्षेत्रीय दल भी ऐसे हैं जो इस वक्त सक्रिय हो गए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस बड़े राजनीतिक दल इस वक्त आपस में टकराव देखा जा रहा है दोनों के ही बीच और दोनों ही अब यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में सीधे सीधे वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो कई वर्ग ऐसे हैं जो नाराज में चल रहे हैं। इसी के मद्देनजर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश रहेगी बीजेपी की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 3 सितंबर को ही कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालेगी और इस यात्रा के जरिए परिवर्तन की लहर कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड के लिए मनाई जाएगी। दोनों ही अपने अपने स्तर पर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस। 3 सितंबर को दोनों ही पार्टियां आमने सामने होंगी उत्तराखंड के अंदर। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है और शह और मात के जरिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार हैं। यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों से जब हमारे संवाददाता जानकारी लेते हैं तो उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि परिवर्तन तो वो चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। तो अभी कहना मुश्किल होगा कि किसे जनता चुनेगी, लेकिन 2022 के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। पर उससे पहले ही दोनों ही पार्टियां इस वक्त मजबूती के साथ रणनीति बनाने में जुट गई हैं और 3 सितंबर को दोनों की तरफ से यात्राएं की जाएंगी। एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी तो दूसरी परिवर्तन यात्रा निकालेगी और देखना होगा कि जनता क्या किसका चुनाव करती है, आशीर्वाद देती है जनता या फिर परिवर्तन के साथ जाती है। ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि 2022 को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है दोनों ही पार्टियों के बीच। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, दोनों ही पार्टियां 3 सितंबर को बीजेपी और कांग्रेस यात्राएं निकालेंगी। क्या लगता है इन यात्राओं के जरिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर परिवर्तन की लहर जनता चुनेगी?
तो जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि जिस तरीके से 2022 में चुनाव होना है, उससे पहले ही दोनों ही पार्टियां इस वक्त तमाम राजनीतिक रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। हमारे संवाददाता का संपर्क फिलहाल टूट गया है, पर आपको बता दें कि 2022 में चुनाव होने हैं और कांग्रेस और बीजेपी तमाम तरह की इस वक्त रणनीतियां बना रही हैं और 3 सितंबर को यात्राएं निकाली जाएंगी। दोनों की ही तरफ से एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी तो दूसरी परिवर्तन यात्रा। दोनों ही 3 सितंबर को आमने सामने होंगी। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी दोनों के बीच इस वक्त देखा जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस उत्तराखंड सरकार को घेरने में जुटी हुई है और इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान भी देखा गया किस तरह के हंगामे हुए विधानसभा सत्र में भी। और इसके बाद अब दोनों ही पार्टियां इस वक्त मजबूती के साथ रणनीति बना रही है। हमारी संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखा, आपसे जानना चाह रहे थे कि 3 सितंबर को यात्राएं दोनों ही पार्टियां निकाल दी है, बीजेपी और कांग्रेस। क्या लगता है, जनता आशीर्वाद देगी या फिर परिवर्तन की लहर के साथ जाएगी? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से चुनाव को लेकर जो तमाम एक तरीके से सियासी घमासान है वो राज्य में शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही तमाम यात्राओं के जरिए फिलहाल राज्य की जो जनता है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो शुरू की हुई है और आगामी जिस तरीके से 3 सितंबर से तमाम जो यात्राएं हैं और भी शुरू होनी है, जिसके जरिए जो जनता का रुख है वो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहेगी और तमाम जो अपनी योजनाएं हैं, जो 5 साल का कार्य है उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा को जिस तरीके से आगामी जो दिन है उनमें शुरू करने का निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिन जो एक तरीके से कहिए जो फेलियर्स हैं उनको लेकर जनता तक पहुंचेगी और परिवर्तन की लहर एक तरीके से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी और अपनी पैठ राज्य में बनाएगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो आपसी टक्कर है फिलहाल वो राज्य में शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही राज्य की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम अभियान है चुनाव को लेकर वो दोनों पार्टियों के द्वारा शुरू किए गए हैं। जन जन तक पहुंचने का प्रयास तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, मंत्री और सभी जो प्रचारक हैं वो फिलहाल जिले से लेकर विधानसभा से लेकर ग्रामीण स्तरों तक जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस की जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा शुरू होनी है, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो या अध्यक्ष हो गणेश हो या तमाम जो लोग दावे कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर कि परिवर्तन यात्रा के जरिए वो जनता तक परिवर्तन की जो लहर है उसको पहुंचाने पूरी कोशिश करेंगे और जनता परिवर्तन चाहती है। ये तमाम दावे फिलहाल कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। तो यानी विशाखा, माना जाए कि 2022 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही पार्टियां। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फिलहाल एक तरीके से दोनों में हम कह सकते हैं शहमात का जो खेल है वो शुरू हो चुका है और चुनावी जो बिगुल है वो इन तमाम यात्राओं के जरिए, अभियानों के जरिए शुरू हो जाएगा राज्य में। और इसके लिए तमाम जो फिलहाल नेता है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हम कहें, वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं, सरकार को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में है। पिछले 1.5 महीने के कार्यकाल में उनके द्वारा जिस तरीके से कार्य किए गए हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं की गई हैं, भर्तियां निकाली गई हैं राज्य में और तमाम विकास मॉडल को लेकर केंद्र से जिस तरीके से उन्होंने प्रस्ताव पारित कराए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी योजनाएं लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में जिस तरीके से उभरे हैं उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस की कलह जो पिछले दिनों रही है उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से हरीश रावत की हम बात करते हैं तो हरीश रावत के नेतृत्व में फिलहाल कांग्रेस पार्टी एकजुट खड़ी हुई जरूर दिखाई देती है, क्योंकि चुनावी कमान हरीश रावत को है। और जिस तरीके से हरीश रावत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तरों में भी अच्छी पहुंच देखी जाती है और दिग्गज नेताओं में से एक कहे जाते हैं हरीश रावत। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस
से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से टक्कर देती हुई दिखाई देगी। और अब इन अभियानों के बाद जिस तरीके से जन संपर्क किया जाएगा, उत्तराखंड की जनता तक पहुंचा जाएगा, उसके बाद यह निर्णय जरूर निकल सकता है कि किस तरीके का जो रुख है जनता का। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से 3 सितंबर को यात्राएं निकाली जाएंगी और माहौल बनाने की कोशिश है जनता के बीच। अब देखना होगा कि आशीर्वाद मिलेगा या परिवर्तन की लहर जनता चुनेगी। बहुत शुक्रिया विशाखा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि अगले साल चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और इससे पहले आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। और इसी बीच बड़ी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार पर कई सवाल दाग दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तैयारियां भी उत्तराखंड में तेज हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। स्वास्थ्य पर मात्र 5.25 पैसे खर्च किए गए हैं, ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के दांव खेलने का सिलसिला शुरू हो गया है उत्तराखंड में। अब आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में उतर गई है और सीधा उत्तराखंड सरकार पर कई तरह के सवाल दाग दिए हैं। और इसी सवालों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य पर मात्र 5.25 पैसे खर्च किए गए, ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया है। दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड सरकार पर। आम आदमी पार्टी की यानी केजरीवाल सरकार दिल्ली के सीएम रहे हैं। दिल्ली के सीएम इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं उत्तराखंड में जाकर के, और लगातार उन्होंने दौरे पर वो उत्तराखंड के जा रहे हैं, जिस दौरान कई तरह की घोषणाएं इनकी तरफ से की जा रही है। एक सियासी माहौल आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में बनाने की कोशिश की जा रही है और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल खुद उत्तराखंड में जाकर के घोषणाएं कर रहे हैं तमाम तरह के। इससे पहले भी उन्होंने मुफ्त बिजली को लेकर के ऐलान किया था। और जिस तरीके से इस वक्त चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां उतर रही हैं उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी ने भी कदम रख दिया है और उत्तराखंड सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनमें से उनकी तरफ से सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया कि स्वास्थ्य पर मात्र 5.25 पैसे खर्च किए गए हैं उत्तराखंड की सरकार से, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े कर दिए गए हैं। हमारे संवाददाता संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, आम आदमी पार्टी भी अब उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतर गई है और सीधे सीधा कई तरह के सवाल उत्तराखंड सरकार पर दाग रही है। देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी भी अपनी भागीदारी अपनी भागीदारी देने जा रही है, जिसमें 70 की 70 विधानसभा सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो उसमें आप देखिए कि आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच जाने का काम करने की बात कह रही है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से बात अगर कांग्रेस पार्टी की करे और भारतीय जनता पार्टी करे, तो दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से जो रैलियां हैं, अपना जो चुनाव का कार्य है वो करने में लगी है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इस बार भारी टक्कर उत्तराखंड में इन दोनों पार्टियों को देने वाली है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह है वो लगातार ये बात का दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को उन्हें कोई खतरा नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को वो अपना जो चुनावी विरोधी होते हैं वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व उत्तराखंड के अंदर नहीं है, तो हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। यानी ये माना जाए कि अब त्रिकोणीय मुकाबला उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। जी देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार देखिए पहाड़ों तक में जा जाके आम आदमी पार्टी काम करने का कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें वो भी कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टी कार्य कर रही है उत्तराखंड के अंदर अलग अलग। वो चाहती है कि जनता का जो मैंडेट है, जनता का जो रुझान है वो उनकी पार्टी की तरफ है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी पार्टी को जो जनता है वो स्वीकारती है और कौन सी पार्टी को सत्ता पे काबिज करने का काम इस वक्त उत्तराखंड प्रदेश की जनता करती है। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में इस वक्त सभी राजनीतिक दल इस वक्त एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस वक्त चल रहा है। तभी के बीच और इसी बीच आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सरकार पर कई तरह के सवाल दाग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड से बड़ी जानकारी, मौसम का अपडेट सामने आया है। लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है और इसी बीच एक बार फिर जानकारी सामने आई है कि उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश होगी, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने
ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है उत्तराखंड के लिए। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बादल फटने की आशंका भी जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। लगातार तेज बारिश उत्तराखंड में देखी जा रही है और मौसम लगातार बदल रहा है। बीते दिन बादल फटने के बाद देखा गया पिथौरागढ़ में किस तरह की तबाही का मंजर सामने आया। अब एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से बादल फटने की आशंका जाहिर कर दी गई है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश होगी, ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील इस वक्त की जा रही है कि बाहर निकलने से बचें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इस वक्त बाहर बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से लोगों को रोका जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि सबसे ज्यादा असर पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त देखा जाता है तेज बारिश के बाद। और इस वक्त उत्तराखंड में देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार बीते कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। ज्यादा मंजर देखे जा रहे हैं। कई जगह बादल फटने के बाद कुछ लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई और कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जाहिर की गई मलबे में, क्योंकि गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नदियां इस वक्त तूफान पर है तेज बारिश के बाद और पानी सीधा सड़कों पर पहुंच रहा है, मलबे सड़कों तक पहुंचने लगे हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त तैनात है और लोगों के निकलने का काम भी कर रहे हैं कई जगहों से। और एक मौसम विभाग ने एक बार फिर से अपडेट जारी कर दिया है कि उत्तराखंड में तेज बारिश हो सकती है। धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। धनराज, मौसम विभाग ने एक बार फिर से कहा है कि उत्तराखंड में तेज बारिश होगी। तो हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है धनराज से। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग की तरफ से लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है और एक बार फिर से कहा गया है कि उत्तराखंड में तेज बारिश देखने को मिलेगी। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया और साथ ही कहा गया है कि बादल फटने की आशंका भी है। इससे पहले पिथौरागढ़ में देखा गया बादल फटने से किस तरह की तबाही हुई। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद पूरे मामले का संज्ञान लिया, जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण वो लगातार कर रहे हैं उन इलाकों का जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश होने की आशंका जाहिर कर दी गई है और बादल फटने की आशंका भी जाहिर कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। हमारे संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धनराज, एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि तेज बारिश उत्तराखंड में होगी। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा गया कि अभी पिछले काफी दिनों से उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसने अपनी तबाही भी लगातार देखने को मिल रही है कि किस तरीके से तबाही उत्तराखंड में मची हुई है कि पिथौरागढ़ में बादल फटे, धारचूला में बादल फटे, जिसके बाद काफी घर वहां पर तबाह हो गए हैं। तो एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, रेड अलर्ट जारी किया है, तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 2-3 दिन कहीं ना कहीं भारी उत्तराखंड पर गुजर सकते हैं कि जिस तरीके से भारी बारिश पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में भारी से भारी बारिश हो सकती है और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश जरूर देखने को मिलेगी। जी, और ये जानकारी भी दीजिएगा धनराज कि इस वक्त लोगों के लिए कितनी चुनौती हो गई है, क्योंकि देखा जा रहा है सड़कें बंद है, कई जगह सड़कों पे पानी भर गया है, तो आवागमन किस तरीके से संभव हो पा रहा है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं बारिश के कारण बंद हो गई है, क्योंकि जब पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ गया तो जिसके कारण वहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है और तमाम बड़ी चुनौतियां उनके सामने है कि किस तरीके से वो रास्ते पार करें और किस तरीके से वो अपने खाने पीने का सामान बाजारों से लेकर आए। कहीं ना कहीं एक तरीके से वो कहा जा सकता है कि वो अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हालांकि शासन प्रशासन लगातार उनकी व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है, तमाम रोड खोलने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक उनको राहत मिल पाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रास्ते खोले जाए ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको सुविधा प्राप्त हो सके। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आप प्रति उत्तराखंड के किस तरीके से मौसम बदल रहा है, बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड से मौसम का अपडेट हमारे संवाददाता दे रहे थे कि लगातार तेज बारिश होने वाली है, एक बार फिर से ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से और मौसम विभाग की तरफ से फिर से अपडेट जारी किया गया है। चलिए अब आपको आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा धूम देखी गई। मंदिरों में तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, देवभूमि में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। देवभूमि में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और करीब रात को 12 बजे
वो वक्त जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। उस वक्त भक्तों ने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद अपना व्रत खोला। इस अवसर पर मंदिरों की रोशनी से सजाया गया और हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल नजर आया। उत्तराखंड में लोगों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। चलिए अब आगे रुक करते हैं। आपको बता दें कि बॉक्सर निकिता चंद ने इस वक्त स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्हें बधाई भी दी जा रही है और पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। उत्तराखंड में लोग उन पर गर्व कर रहे हैं। इस वक्त बॉक्सर निकिता चंद ने स्वर्ण पदक जीता। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है और आपको बताते चले कि एशियन जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता है उन्होंने। राज्य सरकार ने 8,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। परिवार में खुशी का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। बॉक्सर निकिता चंद ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियन जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। इस वक्त उत्तराखंड में उन पर गर्व किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से बेटियां आगे बढ़ रही हैं खासकर खेलों में, और इस वक्त पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। बॉक्सर निकिता चंद ने स्वर्ण पदक जीता है एशियन जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।